हेलो बच्चों, मैं पंकज कुमार कंचन। वेलकम टू KVVM IC उधवापुर। आज हम लोग देखेंगे बेटा क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 सेट्स यानी कि समुच्चय। तो आज हम लोग समुच्चय पर बात करेंगे। क्लास 11th का जो कि फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, तो उस पर जो है हम लोग आज चर्चा करेंगे, यानी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सेट क्या है, समुच्चय क्या है। ठीक है, तो सेट यानी कि समुच्चय, सबसे पहले जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर, जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने जो समुच्चय सिद्धांत है इसका विकास किया था। जॉर्ज कैंटर जो कि कहाँ के थे, जर्मन के रहने वाले थे, है ना। तो जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने सबसे पहले सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत का विकास किया था। ठीक, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सेट थ्योरी कहा जाता है। इसीलिए इनको जो है समुच्चय सिद्धांत का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ सेट थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं जरा कि सेट क्या है, समुच्चय क्या है। तो बच्चों, सेट जो होता है समुच्चय यानी समुच्चय यानी कि सेट क्या है, एक प्रकार का संग्रह है, वस्तुओं का संग्रह, कलेक्शन है। ठीक है, हम लोगों को अपने दैनिक जीवन में हम आप सभी लोग सेट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, यानी समुच्चय के बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं उनका संग्रह है ना, और बहुत सारे जैसे हम लोग डिनर सेट का मतलब जैसे सबके घर में भी कुछ सेट होते हैं, जैसे डिनर सेट, शरबत सेट, चाय सेट, है ना। इस तरीके से हम लोग अपने भारत के जो क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों का संग्रह या सेट, तो इस प्रकार से हम लोग अपने जो है डेली लाइफ में बहुत सारे सेट्स यानी समुच्चय संग्रह को देखते हैं। इसी प्रकार मैथमेटिक्स गणित में भी कुछ संग्रह समुच्चय होते हैं, है ना। इसी प्रकार गणित में भी कुछ सेट्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 15 से कम प्राकृतिक संख्याओं, अर्थात 15 से कम प्राकृतिक संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 का समुच्चय या संग्रह। 15 से कम सम प्राकृतिक संख्याओं, है ना, 15 से कम सम प्राकृतिक संख्याओं अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 का समुच्चय या संग्रह, कलेक्शन। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों अर्थात A, E, I, O, U का समुच्चय या संग्रह, विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय, भारत की नदियों का समुच्चय, है ना। तो इस प्रकार गणित में भी कुछ समुच्चय होते हैं, यानी कुछ संग्रह होते हैं, कुछ वस्तुओं के या जो है हम कह सकते हैं कुछ चीजों के संग्रह होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, समुच्चय या सेट कहते हैं। तो ये सब देखने को हमको मिलते हैं, यानी कि मैथ में भी कुछ सेट्स होते हैं। अब बात करते हैं कि सेट क्या है, समुच्चय क्या है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये सेट हमारे लिखे गए हैं, ये सब है ना। यहाँ पर बताया गया है कि इनका कलेक्शन, जैसे सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, इसी प्रकार बेटा विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय, भारत की नदियों का समुच्चय। तो इन जो समुच्चय है, कलेक्शन, संग्रह, इनमें हमको क्या देखने को मिलता है कि जो ये संग्रह है एक प्रकार का सुपरिभाषित संग्रह है, वेल डिफाइंड संग्रह है, कलेक्शन है ना। यानी जो संग्रह दिया गया है, यानी कि इनका जो संग्रह है, इन सभी में एक विशेष गुण पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, एक विशेष गुण के तहत इन जो है वह संख्याओं या वस्तुओं के संग्रह को यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी इन संग्रह यानी इन सेट में, इन समुच्चयों में क्या पाया जा रहा है, एक विशेष गुण, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक जो यहाँ पर वस्तु है या संख्या है, इन सभी में एक विशेष गुण पाया जाता है। यानी कि जो ये संग्रह लिखा गया है एक प्रकार का सुपरिभाषित संग्रह है। तो इस प्रकार बेटा हम लोग सेट की जो परिभाषा है, सेट यानी कि समुच्चय, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डिफिनेशन इस तरह बता सकते हैं कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, इन्हीं भी वस्तुओं का, वस्तुओं या पदों कह सकते हो, है ना। तो वस्तुओं या पदों का एक सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, हमारा समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक है,
तो इस प्रकार बेटा हम कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? हमारा समुच्चय कहलाता है, यानी कि सेट कहलाता है। या वस्तुओं या पदों का एक ऐसा संग्रह जिसमें क्या पाया जाता है? एक विशेष गुण पाया जाता है, क्या कहलाता है? हमारा समुच्चय कहलाता है, अर्थात सेट कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर विशेष गुण की बात करें, यहाँ पर जैसे लिखा है 15 से कम समप्राकृतिक संख्याओं, तो ये इसमें विशेष गुण क्या है? ये सब क्या है? समप्राकृतिक संख्या है, जो कि 15 से कम है ना। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों अर्थात AEIOU, इसका जो यहाँ पर समुच्चय बताया गया है, तो इनमें विशेष गुण क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला की क्या है? स्वर है ना। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का संग्रह, तो इन सभी में कक्षा 11 के छात्रों का समुच्चय या संग्रह सेट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देख रहे हैं कि इन सभी वस्तुओं या पदों में या संख्याओं में क्या मिल रहा है? एक विशेष गुण हमको देखने को मिल रहा है। तो इस आधार पर हम डिफिनेशन इस सेट की क्या देंगे? समुच्चय को परिभाषा क्या लिखेंगे कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं या पदों का सुपरिभाषित संग्रह हमारा समुच्चय कहलाता है या सेट कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जो है समझ सकते हैं या कह सकते हैं या परिभाषा लिख सकते हैं। इससे क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब हम लोग जो है देखेंगे कि जो हमारा समुच्चय है, जो सेट है, इसको जो है लिखा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि समुच्चय क्या है। ठीक है, अब जो समुच्चय होता है, सेट होता है, अब इसमें मान लेते हैं कि जैसे हम लोग अभी हमने बताया कि जो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों AEIOU, इनका जो कलेक्शन है ना, इनका सेट क्या कहलाएगा? हमारा समुच्चय कहलाएगा। ठीक, तो अब इन जो है समुच्चय में कोई जो भी इसके सदस्य दिए गए, ये जो इसके सदस्य हैं, ये समुच्चय के सदस्य तभी कहलाएंगे जब इनमें जो विशेष गुण है वो गुण विद्यमान होगा, तभी ये सदस्य कहलाएंगे समुच्चय के। अदरवाइज समुच्चय के ये कैंडिडेट नहीं कहलाएंगे, यानी सदस्य नहीं होंगे। तो इन वस्तुओं में या जो भी तुम्हारे पद हैं, इनके स्थान पर संख्या या जो भी अक्षर होगा, कुछ भी लिखा होगा यानी समुच्चय के अंदर, तो वो समुच्चय का जो सदस्य है वो तभी कहलाएगा सदस्य जब उनमें उन वस्तुओं वाला विशेष गुण विद्यमान हो। ठीक है, नहीं तो वो समुच्चय के अंदर अंतर्गत नहीं आएगा फिर। ठीक, यानी समुच्चय नहीं कहलाएगा या समुच्चय का सदस्य नहीं होगा। ठीक, जैसे हम बात करें कि जो है भारत के सुविख्यात कवियों का समुच्चय, तो ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि सुविख्यात कवि प्रत्येक लोगों की नजर में कोई भी हो सकता है। जैसे कह दिया जाए कि कक्षा 11 के सभी इंटेलिजेंट छात्रों का समुच्चय है ना, तो इस प्रकार या सबसे अच्छे बच्चों का समुच्चय, तो इस प्रकार हम ये इसको समुच्चय नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें किसी के प्रत्येक लोगों के नजर में कोई भी हो सकता है अच्छा, है ना, तो इसको हम डिफाइन सेट के आधार पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कह दिया जाए भारत के सबसे तेज गेंदबाजों का समुच्चय, तो ये एक सेट के जो है उसमें नहीं, श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या बताया कि समुच्चय के अंदर जो भी सदस्य होंगे वो सदस्य तभी कहलाएंगे जब उनमें वो विशेष गुण, यानी कि जो सब में विशेष गुण दिया गया समुच्चय वाला, वो गुण विद्यमान होगा, तभी ये कहलाएगा सेट। अदरवाइज सेट समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि समुच्चय को प्रदर्शित किससे करते हैं। तो किसी भी समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी भी समुच्चय को। अब बात करते हैं कि जैसे कोई समुच्चय बना हुआ है, जैसे इनका ये प्रकार का अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय हो गया, तो इनमें जो ये लिखे गए सदस्य जो होते हैं जिनसे वो समुच्चय बना होता है, इन सदस्यों को हम लोग समुच्चय के क्या बोलते हैं? अवयव, एलिमेंट्स। क्या कहते हैं भैया? अवयव कहते हैं। ठीक है, और इनको
अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, निरूपित किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर सेट को किससे प्रदर्शित करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, और जबकि जिनके जो अंदर सदस्य होंगे, जिनको हम लोग अवयव एलिमेंट्स कहेंगे, उनको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बात करते हैं, जैसे क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो हैं, खिलाड़ियों का समुच्चय, तो खिलाड़ी यहाँ पर क्या हो गए, इस समुच्चय के एलिमेंट हो गए, अवयव हो गए। जैसे यहाँ पर हम कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखा है, तो ये स्वर क्या हो गए, इस समुच्चय के अवयव हो गए, यानी कि एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब कोई जो है समुच्चय, कोई अवयव किसी समुच्चय का अगर अवयव है, यानी किसी समुच्चय संबंधित है, यानी कि वो उसमें उपस्थित है, तो इसको क्या करते हैं, एक जो है ग्रीक जो है अक्षर होता है इस तरीके का, इसको बोलते हैं बिलोंग टू। क्या बोलते हैं भैया, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब संबंधित है, संबंधित है। ठीक है, यानी कि ये अगर कोई, जैसे ये प्रकार का समुच्चय है, तो अगर इसमें कोई अवयव इससे इसमें है, तो उपस्थिति के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये बिलोंग टू, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये ग्रीक अक्षर है ना, उपस्थिति का पता लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सेट क्या है, सेट को निरूपित किससे करते हैं, है ना, और इसके एलिमेंट क्या हैं, कोई एलिमेंट या अवयव सेट के अंदर कब रह सकता है या कब उसका सदस्य हो सकता है, इस प्रकार। और कोई एलिमेंट सेट से संबंधित है, तो उसके लिए किस चिन्ह का यूज करते हैं, बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। बिलोंग्स टू क्या है, ग्रीक अक्षर का अक्षर है, इसका अर्थ होता है संबंधित है ना। और अगर कोई, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक्स अवयव है और किसी सेट ए से संबंधित है, तो हम लोग इस बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। अगर ये एक्स सेट ए से संबंधित नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू, इसको एक्स क्या कर देंगे, काट देंगे इस तरह। तो ये इसका मतलब हो गया, अगर संबंधित है तो बिलोंग्स टू, और संबंधित नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे, है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि सेट क्या होता है, सेट को निरूपित कैसे करते हैं, उसके एलिमेंट, इन सबको समझा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब बच्चों हम लोगों ने इस प्रकार हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा कि सेट क्या है, उसके एलिमेंट्स पढ़े, इसका निरूपण पढ़ा। ठीक है, और कोई जो है अवयव सेट का सदस्य कब होता है, ये पढ़ा। अब देखते हैं समुच्चयों का निरूपण, है ना, समुच्चयों को लिखना। यहाँ निरूपण का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, या समुच्चय को लिखना। तो समुच्चय को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो समुच्चय को हम लोग दो विधियों से लिख सकते हैं। कितनी विधियों से, दो विधियों से, है ना। समुच्चय को लिखने की दो विधि है। अब नंबर एक है रोस्टर ऑब्लिक सारणी ऑब्लिक सूची, यानी कि रोस्टर कहो या सारणी कहो या सूची, यानी कि रोस्टर या टेबुलेशन या लिस्टिंग मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस विधि में क्या, कैसे लिखते हैं समुच्चय को, किसी सेट को जब लिखते हैं तो उसके अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर, मंझले ब्रैकेट के अंदर कामा लगा करके लिखते हैं, है ना। जैसे ये सेट ए लिखा गया, ए बराबर मंझला ब्रैकेट, इसके अंदर ए ई आई ओ यू, ये कामा लगा करके इस तरह हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारा इस प्रकार जो समुच्चय को लिखा जाता है, ये किस विधि में आता है, रोस्टर या फिर सारणी या फिर सूची विधि, इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि जो रोस्टर विधि में हम लोग समुच्चय को लिखेंगे, इसके अंदर कोई भी अवयव दोबारा नहीं आना चाहिए, कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर जैसे ए ई आई ओ यू लिखा गया है, तो ए की बात करें तो ए दोबारा नहीं आएगा, या ई की बात करें तो ई दोबारा नहीं आना चाहिए, आई की बात करें तो आई दोबारा नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार आगे के जो भी अक्षर लिखे गए हैं, जो भी अवयव दिए गए हैं, वो इसके अंदर रिपीट ना हो, पुनरावृत्ति उनकी ना हो। ठीक है, और एक चीज, इसके अंदर जो अवयव लिखे गए हैं, इनका क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी क्रम का कोई महत्व नहीं। जैसे हम इसी सेट ए को इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे ई पहले लिख दे, ए ई ए ओ पहले लिख दिया जाए, यू लिख दिया जाए, आई लिख दिया जाए, है ना। तो इस तरीके से इसके क्रम पर कोई ध्यान, मतलब महत्वपूर्ण नहीं है।
इनका ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं है, क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये कौन सी विधि हो गई हमारी, जो है रोस्टर फॉर्म हो गई, यानी कि रोस्टर विधि या सूची विधि या फिर जो है सारणी विधि। तो ये हमारी क्या हो गई, सारणी विधि, है ना। तो समुच्चयों का निरूपण तो पहली विधि हमने पढ़ ली, ठीक है। अब देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे समुच्चय को निरूपित करने की दूसरी विधि। पहली विधि कौन सी हमने पढ़ा, रोस्टर या फिर सारणी या फिर सूची विधि, है ना। उसमें क्या करते थे कि समुच्चय को के अवयवों को एक मंझले ब्रैकेट के अंदर कामा लगा करके लिख देते थे। तो वो हमारा रोस्टर विधि थी, रोस्टर सारणी या सूची विधि। अब दूसरे नंबर पर है समुच्चय निर्माण या गुण विधि, है ना, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड। दूसरा में क्या दिया गया है, समुच्चय को लिखने की विधि, समुच्चय निर्माण या गुण विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं, जो है मंझले ब्रैकेट के अंदर कोई चर x मान लेते हैं, कोई चर x मान लेंगे, ठीक है। और जो कि क्या किसको प्रदर्शित करेगा, समुच्चय के प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित करेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, उसका गुण लिख देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल 5 या इससे छोटे सभी धन पूर्णांकों के समुच्चय, 5 या इससे छोटे सभी धन पूर्णांकों के समुच्चय। अगर हम रोस्टर में लिखते तो क्या होता है, मंझले ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5। अब इसको हम निम्न प्रकार लिखेंगे, किसमें, समुच्चय निर्माण या गुण विधि से। किस तरह लिखेंगे, a बराबर x, इसको पढ़ेंगे सच दैट की जो हिंदी होती है ऐसा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n कहो या फिर i प्लस या n, दोनों का मतलब होता है धन पूर्णांक, है ना। तो ये बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू n या i प्लस तथा x का मान क्या है, लेस देन इक्वल टू 5। x जो है 5 के बराबर है या फिर उससे छोटा है। तो इस प्रकार हम लोग जो है सभी 5 या इससे छोटे सभी धन पूर्णांकों के समुच्चय, यानी कि जो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है 1 2 3 4 5, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे, a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू n या फिर यहाँ i प्लस तथा x लेस देन इक्वल टू 5। तो ये हमारा इस प्रकार जो लिखा जाता है समुच्चयों को क्या कहलाता है लिखने की विधि, ये क्या कहलाएगी, समुच्चय निर्माण या गुण विधि। यहाँ पर x देखो एक चर माना गया है, फिर इसका क्या लिख दिया गया है, गुण लिख दिया गया है आगे, ठीक है। और ये x क्या दर्शाएगा, इन सभी समुच्चय के प्रत्येक अवयव को दर्शाता है, फिर उसका हम लोग गुण लिख देते हैं। तो इस प्रकार जो लिखना है वो समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि कहलाती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, समुच्चय निर्माण विधि। तो इस प्रकार बेटा हम लोगों ने सेट यानी समुच्चय को पढ़ा, उसकी परिभाषा देखी क्या होती है ना, और उसके अवयवों को पढ़ा, उसको लिखने की विधियां पढ़ी, यानी समुच्चय को लिखने की विधियां पढ़ी, है ना। इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, जो है कुछ महत्वपूर्ण सेट्स के बारे में देखेंगे, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या होते हैं। जैसे कि हमारा नंबर 1, जैसे कैपिटल N या I प्लस या Z प्लस, कैपिटल N या I प्लस या Z प्लस, ये किसका समुच्चय होता है। इस प्रकार अगर N लिखा मिल जाए, I प्लस मिल जाएगा, Z प्लस, यानी इससे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, किसके समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N या I प्लस या फिर Z प्लस, है ना। बात समझे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इनका जो कलेक्शन होगा, इनका जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इस N या I प्लस या Z प्लस से प्रदर्शित करेंगे और वो कहलाएगा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसी प्रकार अब अगला है W बराबर क्या होगा, कैपिटल W बराबर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। कैपिटल W बराबर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स का सेट। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3, इस तरीके से इनका जो समुच्चय होगा उसको हम W से प्रदर्शित करेंगे, जो कहलाएगा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब नंबर 3 पर कैपिटल I या Z, ये किसका होगा, पूर्णांकों का समुच्चय। इनका होगा पूर्णांक मतलब इंटीजर्स का कलेक्शन सेट होगा, है ना। I या फिर Z से किसके समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे, पूर्णांकों के समुच्चय को, यानी इंटीजर के सेट को, है ना। अब कैपिटल Q, अगला जो हमारा कैपिटल Q बराबर क्या होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। कैपिटल Q जो है परिमेय संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है। इसी प्रकार
क्यों डैश किसको दर्शाएगा? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय को दर्शाएगा। क्यों डैश किसको दर्शाएगा? अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को। कैपिटल आर जो होगा वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय को दर्शाएगा। कैपिटल आर किसको दर्शाएगा? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाएगा। इसी प्रकार आई माइनस या जेड माइनस अगर कहीं पर लिखा मिल गया, वो समझ लो कि क्या है? ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, निगेटिव इंटीजर्स का जो है सेट है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय थे जिनको अभी हमको आगे पढ़ना है इसी चैप्टर में, है ना। और इनको हम लोग पहले से पिछली कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इस प्रकार बेटा हम जो है ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस जो है क्लास का, और जो कि पहला चैप्टर हमने देखा सेट यानी समुच्चय, सब समुच्चय के बारे में पढ़ा, उसकी डिफिनेशन पढ़ी, उसके अवयवों को पढ़ा, है ना, उसके लिखने की विधियां पढ़ी, है ना। कब कोई सेट दिया है वो समुच्चय कब कहलाएगा, कब नहीं कहलाएगा, ये सब चीजें इसमें पढ़ी, कुछ महत्वपूर्ण सेट पढ़े। तो आज के लेक्चर में बेटा यहीं तक, बाकी हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो है समुच्चय के प्रकारों को पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।